ये व्यवस्था है यहाँ पे। यहाँ बोलने वाले को लेकर के हाथ कटवाया जाता है। आज मैं बैठने के लिए बॉन्ड मुझसे लिखाया गया है कि आप 200 से ज्यादा लोग बैठ नहीं सकते हैं, नहीं तो आपके ऊपर प्रशासनिक कार्रवाई होगी। इस तरह का यहाँ पे बॉन्ड भरवा करके लोगों को यहाँ पे किया। उसके बाद भी कई दिनों के चक्कर काटते हैं हम लोग, कई लोगों से मिन्नतें करते हैं कि कम से कम हमको अपने हक के लिए बैठने तो दिया जाए। ये है दिल्ली सरकार की रणनीति, केंद्र सरकार की रणनीति। 13 करोड़ वोटर अगर जिस तरफ बैठ जाए वो किसी को भी सत्ता पे बिठा सकता है। तो क्या इन सहारा इन्वेस्टर से जो वादा किया जा रहा है, उस वादे के तहत सरकार अगर इनको पैसा नहीं देती है और अगर दे देती है तो क्या ये इन वोटरों के वोट में इतनी ताकत है, या तो इस सरकार को ये गद्दी से उतार के नीचे बिठा देगी, या दोस्तों नमस्कार, सहारा इंडिया जिसका नाम था सहारा, उसने किस तरह से भारत के करीब करीब 13 करोड़ लोगों को किस तरह से बेसहारा किया। और ये 13 करोड़ लोग कौन है? ये लोग वो लोग हैं इसमें से ज्यादातर जो रोजमर्रा का काम करके कोई 10 रुपए, कोई 20 रुपए, कोई 50 रुपए, कोई 100 रुपए जमा करता था। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि एक सहारा का जो इन्वेस्टर है आज के वक्त में किस दौर से गुजर रहा है। उसकी इकोनॉमी जो माली हालत है इतनी खराब है कि उसके बच्चे आखिरी सांसें गिन रहे हैं और जो दवाई के पैसे भी जुगाड़ नहीं कर पा रहा, इंजेक्शन के पैसे जुगाड़ नहीं कर पा रहा। हमारे साथ जो खड़े हैं इनके बच्चे, इन्होंने पैसे जोड़े। पहले तो ये बता दें इन्होंने पैसे जोड़े कि इस उम्मीद में कि आने वाले वक्त में जब अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त हो उस पैसे का इस्तेमाल कर पाएंगे। लेकिन आज इससे बड़ा पैसे की जरूरत क्या हो सकती है कि इनका बच्चा दवाई के बगैर आखिरी सांसें गिन रहा है और इनके पैसे सहारा इंडिया में फंसे हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप कुमार हुआ सर। संदीप कुमार जी, आपने कितने साल तक सहारा में इन्वेस्ट किए थे? हम 12 साल से जमा कर रहे हैं सर। अच्छा, कितने पैसे जमा कर? करीब 15 लाख रुपए जमा किए हैं सर। करीब 15 लाख रुपए। 12 साल में 15 लाख जोड़े। आपने करते क्या थे, काम क्या करते? हम तो नौकरी करते हैं। नौकरी करते? हाँ, प्राइवेट। देखिए, सहारा इंडिया का जो बड़ा मॉडल था वो ऐसा मॉडल था जिसमें इन्हीं के बंदों के बीच से एक बंदा उठा करके उसको एजेंट बनाया जाता था, ताकि अगर जो लोकल लोग हैं उनका विश्वास हो जाए कि हाँ पैसे तो सुब्रत राय को तो कोई जानता नहीं था, कौन जानता सुब्रत राय कौन है। तो इनके बीच से इन्हीं के लोगों को एजेंट बनाया गया जो इनको भरोसा दिलाते थे कि आप पैसा जमा कर रहे हैं, आपको इतना ब्याज मिलेगा, आपको ये मिलेगा, वो मिलेगा, वो एक अलग कहानी है। तो उस भरोसे पे ये लोग पैसे जमा करते रहे। मैं बात कर रहा था कि आपके बच्चे जो है दवाई के बगैर वो आखिरी सांसें गिन रहा, मजबूरन मुझे कहना पड़ेगा। आखिर आपके पैसे जब आपको नहीं मिल रहे हैं तो आप किस मानसिक दौर से गुजर रहे हैं? मानसिक दौर तो यही है सर कि हम लग रहा है कि हम आत्महत्या कर लें। अब वैसा ही स्थिति अब लग रहा है। बच्चा को जैसा देख रहा है लग रहा है कि हम बच्चा को प्राण त्याग दें, नहीं तो हम अपना प्राण त्याग दें। उस बच्चे का दवाई का खर्चा कितना आ रहा है? अभी तो 30 से 40 हज़ार रुपया पर डे खर्चा है। लेकिन 40,000 पर डे? हाँ, पर डे खर्चा है। अगर वो इंजेक्शन अगर हमारा डोज पूरा हो जाता है ना, कम से कम 10 से 12 लाख रुपया लगेगा तो वो बच्चा स्वस्थ हो जाएगा। 10-12 लाख रुपए का खर्चा इनको डॉक्टर बता रहा है, जबकि इनके 15 लाख रुपए सहारा में फंसे हुए हैं। अब आप सोचिए कि वो इन्वेस्टर या वो पैसा जमा करने वाला इन्वेस्टर, तो ऐसा वर्ड है लोग समझते हैं कि अरबों खरबोपति वाले इन्वेस्टर है, जो कोई रियल एस्टेट में लगा रहा है, कोई कहीं जमीन खरीद रहा है, कोई कहीं मकान खरीद रहा है। ये इन्वेस्टर का नाम इनको ऐसा दिया गया है। ये 10, 20, 50, 100 रुपए रोज जमा करने वाले इन्वेस्टर थे और बड़े तरीके से इन लोगों को जाल में फंसाया गया। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि आज हमारे साथ जो ये शख्स खड़े हैं, इनका बच्चा दवाई के बगैर आखिरी सांसें गिन रहा है और ये दवा तक नहीं करा सकते, अपने पैसे इनके फंसे हुए हैं। आपने सहारा में जब पैसा जमा किया था, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि किस तरह से आपको विश्वास दिलाया गया? कि विश्वास ये दिलाया गया सर कि हमारा कंपनी इतना भरोसे लायक है, ये है वो है। एजेंट बहुत तरह का बात बोला, हम फिर भी प्राइवेट में भरोसा नहीं करते थे, लेकिन बोला कि कीजिए, अब उससे ज़्यादा मुनाफा मिलेगा, उससे आप आगे की भविष्य सुधार सकते हैं। भविष्य क्या सुधारेंगे सर, ये तो हमारा भविष्य को ही बर्बाद कर दिया। इन्होंने एक बात बोली है, मैंने इसलिए इनसे ये बात पूछी कि भरोसा कैसे हुआ। क्या बोला इन्होंने? हम प्राइवेट पे भरोसा नहीं कर रहे थे, लेकिन उन्होंने जो असेट बताए कि सहारा इंडिया का इतना असेट है, ये है, उसकी वजह से भरोसा किया।
अब आप कल्पना कीजिए कि जिस देश में प्राइवेटाइजेशन की तरफ देश को ले जाया जा रहा है, जहां पे कहा जा रहा है कि बैंकों को भी प्राइवेटाइज करने वाले हैं, आप सोचिए कि अगर बैंक प्राइवेट हो जाते हैं तो इनकी तरह आप भी खड़े होंगे शायद अपने पैसे के लिए। ये आपको समझ में आ रही है? अगर देखिए, अगर इनको ठोकर लगी है तो आप समझ जाए तो बड़ी अच्छी, इनका त्याग शायद सोचेंगे कि चलो मैं तो बर्बाद हुआ, जनता को सीख तो जरूर मिल गई। ये आपके सामने उदाहरण है। प्राइवेट पे भरोसा तो नहीं करता, लेकिन उसने जो असेट बताया, सुब्रत राय के बारे में बताया, तो भरोसा कर लिया। अगर मैं नाम लेके बताऊं तो बहुत सारे कॉर्पोरेट है जो इसी टाइम में जिनकी 50,000 60,000 करोड़ की टर्नओवर थी, वो 12 लाख करोड़ में पहुंच गए। अगर उनके हवाले बैंक कर दिया जाए तो बोलेगा 12 लाख करोड़ का आदमी है। तो सुब्रत राय भी तो बहुत हजारों करोड़ का आदमी था, तो पैसे क्यों नहीं मिले इनके? अब सवाल यह है कि एक इन्वेस्टर आज अपने पैसे रहते हुए ही अपने बच्चों को मरता हुआ देख रहा है। इससे बुरी स्थिति इस देश में क्या हो सकती है? खैर, आप कहां से आए? मैं सर बिहार से हूँ, मुंगेर जिला से हूँ। और ये स्थितियाँ है बिहार को लेकर के। बिहार में सारा इंडिया को लेकर के प्रत्येक दूसरा तीसरा घर में लोगों ने पैसे अपने जमा किए थे। हर कोई आज विवश है। बिहार की बात करूं तो बिहार में ऐसे लाखों बेटियां हैं, इसी पैसे के अभाव में उसकी मांग सुनी पड़ी हुई है। आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बेटियों की शादी को उम्र सीमा बढ़ा करके 18 से 21 साल किया है, लेकिन बिहार में 30-30 साल की लड़कियां इस पैसे के अभाव में आज शादियां नहीं हो पा रही है। कई लोग जो है काल के गाल में समा चुके हैं। ये देखिए, ये बहुत सारे लोग का रिपोर्ट है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि कितने लोग ने पैसे के अभाव में दम तोड़ दिया है। कौन जिम्मेवार है? सरकार से पूछते हैं तो सरकार कहती है कि हम नहीं जानते हैं। तो क्यों नहीं जानते हैं? आपने लाइसेंस दिया था इन उद्योगपतियों को लूटने के लिए, गरीब को लूटने के लिए, लेकिन सरकार आज जवाबदेह लेना नहीं चाहती है। सिर्फ जो है अपने कुर्सी को लेकर के झूठे वादे किए थे। उन्होंने किया था कि हम निवेशकों को 1-1 रुपया चुकाएंगे, लेकिन आज उन्होंने जो पोर्टल लाया था, पोर्टल में लगभग 2 करोड़ लोगों ने आवेदन किया था कि उनके वो पैसे मिल जाएंगे। इस देश की सरकार, सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह ने खुद टीवी पे आकर, समाचार पत्रों में आकर के कई बार कहा था कि हिंदुस्तान के करोड़ों निवेशकों का पैसा सूद समेत वापस मिलेगा, लेकिन बीते 9 महीने बीत जाने के बावजूद भी आज पैसे का रूप दिखाई नहीं दे रहा है। आज लोग बेबस पड़े हुए हैं कि अब देश की सरकार मीडिया पे आकर के झूठे वादे करके चली गई है। कैसे क्या करें हम लोग? मजबूरन में आज हम लोग ये धरना पे आए हुए हैं। इस धरना को लेकर भी कल जो है दिल्ली की शासन प्रशासन व्यवस्था रोकती है और कहती है कि आप 100 लोगों से ज्यादा नहीं आ सकते, 2 घंटे से ज्यादा बैठ नहीं सकते, ये बोल नहीं सकते, नहीं आपके ऊपर प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी, ये हो जाएगी। ये डराते भी है, धमकाते भी। आखिर कहाँ जाए? लोकतंत्र में हमारा क्या अधिकार है कि एक स्वतंत्र नागरिक अपनी बात को रखने के लिए बात रख नहीं सकता है? ये व्यवस्था है यहाँ पे। यहाँ बोलने वाले को लेकर के हाथ कटवाया जाता है। आज मैं बैठने के लिए बॉन्ड मुझसे लिखाया गया है कि आप 200 से ज्यादा लोग बैठ नहीं सकते हैं, नहीं तो आपके ऊपर प्रशासनिक कार्रवाई होगी। इस तरह का यहाँ पे बॉन्ड भरवा करके लोगों को यहाँ पे किया। उसके बाद भी कई दिनों के चक्कर काटते हैं हम लोग, कई लोगों से मिन्नतें करते हैं कि कम से कम हमको अपने हक के लिए बैठने तो दिया जाए। ये है दिल्ली सरकार की रणनीति, केंद्र सरकार की रणनीति। आज हम लोग क्या करें? इस ठंड के सुकून ठंड में भी आज हम लोग यहाँ पे देश के कई कोनों से लोग यहाँ पे आए हुए हैं। इसलिए आए हुए हैं कि आज भी सरकार सोचे कि जो पीड़ा है और वो जो कमिट किए थे लोगों से कि हम उनकी पैसा को, धनराशि को लौटाएंगे, तो कम से कम लौटाएं, नहीं तो हम लोगों को एक साथ इच्छा मृत्यु का जो है आदेश दे दे। हमने राष्ट्रपति के नाम से भी एक पत्र लिखा है कि अगर देश की पीड़ा, ये जो हमारा जो पैसा हमें नहीं मिला, तो आप हमें इच्छा मृत्यु का आदेश दे दे, क्योंकि हम हिंदुस्तान के तो ऐसे कोई नागरिक है ही नहीं कि जहां मुझे कोई अधिकार मिल सके, न्याय मिल सके। विगत कई वर्षों से सरकार, सारा इंडिया, प्रशासन और सुप्रीम कोर्ट के न्याय का भी मखौल बनाया जा रहा है। बीते 29 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने आदेश जारी करते हुए कहा था कि हिंदुस्तान के सारा निवेशकों को जल्द से जल्द पैसा, धनराशि त्वरित दिया जाए, लेकिन आज 9 महीने बीत चुके हैं, आज कहीं किसी को कोई पैसा नहीं मिला। अंततः आज हम लोग यहाँ बैठे हुए। यहाँ भी अगर न्याय की गुहार नहीं सुनी जाती है तो हम लोग एक साथ, जितने भी क्रांतिकारी लोग हैं, आज हम लोग अपने इच्छा मृत्यु की मांग करेंगे। आत्मदाह यहीं पे कर लेंगे हम लोग, आज पैसा नहीं मिला तो।
सहारा इंडिया में अगर उनके अलग अलग ग्रुप ऑफ कंपनीज की बात करें तो इस देश के करीब करीब 13 करोड़ इन्वेस्टर के पैसे फंसे हुए हैं। और अगर हम बात करें 2019 की लोकसभा चुनाव की तो बीजेपी को कितने वोट मिले थे? करीब करीब 22 करोड़ वोट बीजेपी मिली थी। यानी कि आधे से ज्यादा वो वोटर हो सकते हैं इसमें, यानी कि करीब करीब 13 करोड़ वोटर अगर जिस तरफ बैठ जाए वो किसी को भी सत्ता पे बिठा सकता है। तो क्या इन सहारा इन्वेस्टर से जो वादा किया जा रहा है उस वादे के तहत सरकार अगर इनको पैसा नहीं देती है और अगर दे देती है तो क्या ये इन वोटरों के वोट में इतनी ताकत है? या तो इस सरकार को ये गद्दी से उतार के नीचे बिठा देगी या उसको चुनेगी जो इनके साथ न्याय करेगा या इनका पैसा देगा। सरकार ने जो पोर्टल खोला अभी मैं देख रहा था उसमें करीब करीब 3 करोड़ लोगों ने रजिस्टर किए हैं। कह रहे हैं कि 10-10 हजार की पेमेंट किया जाएगा। पैसा कितना डाला गया उसमें? 5,000 करोड़। जहां पे अभी मैं देख रहा था राज्यसभा में इन्हीं के मंत्री का बयान था कि 80,000 करोड़ रुपए की इनको जरूरत है। पैसे आएंगे कहां से? सवाल यहां पे सिर्फ एक छोटा सा है कि जो सुब्रत राय इस देश के लोगों से पैसा इकट्ठा कर रहे थे इन्वेस्टमेंट के नाम पे, कोई वसूली तो नहीं कर रहे थे। उनके पास प्रॉपर लाइसेंस था जो गवर्नमेंट का ही दिया होगा। वो गवर्नमेंट की ही जिम्मेवारी थी कि इस देश के लोगों के साथ अगर धोखा होता है तो उसके पैसे कौन चुकाएगा? सबसे अहम बात, जिस सहारा ग्रुप का अगर इतना असेट है तो उस असेट को डिस्पोज ऑफ करके बेच के इनके पैसे वापस कराया जाए, क्योंकि उन्होंने उसी असेट के नाम पे इन लोगों का तो विश्वास जीता था। तो आखिर इनके पैसे कब और कैसे मिलेगा? आप 5-5 हजार रुपए करके 13 करोड़ लोगों को कितने 10-10 हजार करके कितने लोगों को देंगे? और इससे उनका होगा क्या? उन्होंने 12-15 साल पैसे इकट्ठे किए थे जो लाखों में वापिस आएंगे। कोई बेटी की शादी करेगा, कोई बेटे को इंजीनियर बनाएगा, कोई अपने बुढ़ापे के लिए रखना चाहता था। जैसा इन्होंने कहा, बहुत सारे बिहार में लोगों ने अपने बच्चियों के शादी के लिए रखा था, उनकी शादी अब नहीं हो पा रही है। बच्चे की बीमारी, आखिरी सांस गिन रही है।